हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्टूडेंट्स ब्रेन में एक बार स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी सिकंदर, सी चाणक्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अर्थशास्त्र है ना, यह अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई एक किताब है। ठीक है ना। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 अप्रैल से 30 मार्च तक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये वित्तीय वर्ष है। ठीक है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कितना है? यह प्रतिशत में आपको बताने हैं। ए 26.8%, बी 27.8%, सी 28.8% और डी 29.8%। तो जो भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो संख्या है ना, यह संख्या है 29.8%। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? ए 8.3%, 0.3% और बी 9.03%, सी 11.03% और डी 10.03%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.03%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर में किसे किसे शामिल किया जाता है? ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष कर में इसमें आपको शामिल किया जाता है आय कर को। ठीक है ना, और इसका आंसर सही हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है? तो जो बीमारू राज्य है ना, उसको श्रेणी में बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को रखा गया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा राज्य नहीं है। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंची विकास दर से है। ठीक है ना, ऊंची विकास दर का संबंध किससे है? ए तेजी से समृद्धि होती है, गरीबी दूर होती है, सी विकसित देश की श्रेणी में आता है और डी ए और बी दोनों। तो जो ऊंची विकास दर है इसमें तेजी से समृद्धि होती है और गरीबी भी दूर होता है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में कितना है? न्यूनतम है, औसत से अधिक है, अधिकतम है और इनमें से कोई नहीं। तो पूरे देश भर का जो प्रति व्यक्ति आय है उसके अपेक्षा बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है कम है या ज़्यादा है? ठीक है ना, यह औसत है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बिहार एक तो गरीब राज्य है, जब गरीब राज्य है तो इसका प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम ही होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। जो राष्ट्रीय आय है ना, इसका सृजन किसके द्वारा होता है? विनिमय द्वारा, उत्पाद क्रियाओं के द्वारा, वितरण के द्वारा और उपभोग के द्वारा। तो उत्पाद क्रियाओं के द्वारा जो है ना, यह राष्ट्रीय आय का सृजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले ये जो क्वेश्चन हम लोग ले रखे हैं यह क्लास 10 के इकोनॉमिक्स राज्य एवं राष्ट्र की आय से संबंधित है। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी आर्थिक विकास क्या है? जो समावेशी आर्थिक विकास है ना, वो क्या है? ए संतुलित, बी समाज के गरीब वर्ग का विकास, समाज के पिछड़े वर्ग का विकास और डी इनमें से सभी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि समावेशी आर्थिक विकास जो है ना, यह संतुलित विकास, समाज के गरीब वर्गों का विकास, समाज के पिछड़े वर्गों का विकास, इन सब इसमें शामिल हो जाते हैं।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो राष्ट्रीय आय है ना, यह उपभोक्ता एवं जमीन स्तर के सुधार से, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, इन सब से संबंधित होता है राष्ट्रीय आय। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचा होने को क्या कहते हैं? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, सतत विकास और समावेशी विकास। तो जो समाज के सभी वर्गों के जो जीवन स्तर में ऊंचा होना या उनका विकास होना समावेशी विकास कहलाता है, क्योंकि इसमें सभी वर्गों का विकास के बारे में चर्चा की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? भारत की जो राष्ट्रीय आय है, इसकी गणना का अनुमान मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है और इसका आंसर सही हो जाएगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय द्वारा किस देश का पता लगाया जा सकता है? देश की डैश का पता लगाया जा सकता है। तो जो प्रति व्यक्ति आय है ना, इसके द्वारा देश के किस चीज़ का पता लगाया जा सकता है? ए वार्षिक आय, बी आर्थिक संपन्नता, सी घरेलू उत्पाद और डी विकास दर। तो जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है ना, इसके द्वारा देश की आर्थिक संपन्नता का पता लगाया जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? मतलब ऐसा देश जिसकी राष्ट्रीय आय काफ़ी अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विकसित देश। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय जो आय है ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ को शामिल किया जाता है? घरेलू उद्योगों की आय, बी विदेशी से प्राप्त आय और सी इनमें से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिया गया है यह पर्याप्त नहीं है, यही ना। तो जो राष्ट्रीय आय है ना, इसमें घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त आय, घरेलू और उद्योगों से और विदेशों से जो प्राप्त आय होते हैं ना, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो यह राष्ट्रीय आय होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डैश होती है, मतलब उसकी वृद्धि होती है, कमी होती है, स्थिर या संतुलन बना रहता है। ठीक है ना। तो जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है ना, उसे मतलब उसका अर्थ क्या है? ए सरकार की आय, बी परिवार की आय, सी सार्वजनिक उपक्रमों की आय और डी उत्पाद के साधनों की आय। तो जो राष्ट्रीय आय है ना, इसका अर्थ उत्पाद के साधनों की आय से संबंधित है। ठीक है ना, और इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब कौन सा जिला बिहार का, ठीक है ना, अभी सुदृढ़ है, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है? ए पटना, बी गया, सी शिवहर और डी नालंदा। तो जो बिहार का जो पटना जिला है ना, इसकी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, पटना बिहार की राजधानी भी तो है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है? ए 11.3%, बी 10%, सी 8% और डी 9%। तो देखिए बिहार में बिहार की केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की जो आय है ना, यह आय है 11.03% और इसका आंसर हो जाएगा ए सही। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ठीक है ना, नेपाल, बांग्लादेश, ब्रिटेन और श्रीलंका। तो जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं में से आपको एक चुनना है
और इसमें विकसित देश की यदि बात करें तो विकसित देश आपका हो जाएगा सी, ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसके बारे में तो अभी जिला के बारे में पढ़े थे ना, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, पटना आया था ना। तो उसी तरह से जो भारत का कौन सा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, ए बिहार, बी पंजाब, सी गोवा और डी हरियाणा। ठीक है ना। तो भारत का जो राज्य गोवा है ना, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है ना। 2009-10 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। ए 7,875 रुपया, बी 16,119 रुपया, सी 13,211 रुपया और डी 15,524 रुपया। तो जो बिहार में 2009 से 10 में जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी यह 16,000 समथिंग के आसपास थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 16,119 रुपया। ठीक है, इसका बी आंसर सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उपभोग के द्वारा, विनिमय के द्वारा, वितरण के द्वारा और उत्पाद क्रियाओं के द्वारा। तो राष्ट्रीय आय का जो सृजन है ना, यह राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पाद की क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। और अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 2012-13 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति थी कितनी थी ना। 2012-13 में पूरे भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। 49,489, 41,964, सी 59,822 और डी 68,757 रुपया। तो 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति आय थी 68,757 रुपया। तो डी आंसर इसका सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई थी सर्वप्रथम, उसी समय हुआ होगा ना। तो यह हुआ राष्ट्रीय आय की जो जनगणना है यह हुआ जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद। ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए 1950, बी 1949, सी 1948 और डी 1960। तो जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है यह संविधान लागू होने के पहले ही हो गई थी 1949 ईस्वी में। ठीक है ना। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यह क्वेश्चन क्लास 10 के इकोनॉमिक से लिया गया है। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी। तो 2008-9 में औसत प्रति व्यक्ति आय भारत की यह बताई गई थी, कितनी बताई गई थी। ठीक है ना। इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका यदि डॉलर में सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है। मतलब कम आय के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको ढूंढना है कि सबसे गरीब राज्य कौन है, मतलब किसके पास इनकम कम है। ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी पंजाब। तो जो भारत में सबसे कम आय वाला राज्य है ना, या गरीब राज्य कह सकते हैं अभी, बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत किसी राज्य का जो नागरिक का जीवन स्तर है ना, यह निर्भर करता है उसके सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर और इसका बी आंसर होगा सही। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार राज्य में सर्वाधिक योगदान होता है।
ठीक है ना, किस चीज़ का, औद्योगिक क्षेत्र का, कृषि का, सेवा क्षेत्र का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बिहार राज्य है ना, इसमें कृषि के साथ सेवा का कृषि से ज़्यादा सेवा का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, और ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग बुक से मिलाइए और इसके आंसर पर आप कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर सेवा क्षेत्र सही होगा। ठीक है, यदि आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो आप PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा नीचे, और वहाँ से आप इसका जो PDF है ना आंसर के साथ आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा निश्चित रूप से। ठीक है ना, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उस चैप्टर से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मैं एक नया वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या प्रतिशत कितनी है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 41.4%, 54.4%, सी 64.4 और डी 70.4%। तो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं ना, उनकी संख्या है 41.4%। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए भारत, बी नेपाल, सी चीन और डी रूस। तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा भारत, और इसका आंसर ए हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? इसके बारे में पूछा जा रहा है। ए 1951, बी 1950, सी 1969 और डी उनमें से कोई नहीं। तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में, और इसका ए आंसर हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो जो बिहार राज्य है ना, यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो यहाँ पर कृषि पर आधारित लोगों की संख्या 86% हो जाएगी, और इसका बी आंसर होगा सही। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र से लिया गया है, जो क्लास 10 से संबंधित है। ठीक है ना, तो चलिए, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? बताइए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आप ढूंढिए और कमेंट करके बताइए। प्रोफेसर विंस्लो, मोहम्मद यूनुस, अमर्त्य सेन और रैगनर नॉक्स। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, रैगनर नॉक्स, ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? जो एक भयानक आर्थिक मंदी आई थी तीसरा, ठीक है ना, तो यहाँ पर तीसरा जो नाम दिया गया है ना, यह दर्शाता है 2030 को, ठीक है ना, 1930 को, ठीक है ना, और उसी से ये संबंधित है। तो आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं। 1920 से 30 तक जो भयानक आर्थिक मंदी आई थी, उसे तीसरा भयानक मंदी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से संबंधित। राष्ट्रीय आय जाना जाता है, किससे जाना जाता है? उत्पादन गणना विधि से, आय की गणना विधि से, व्यवसायिक गणना विधि से, और उपयुक्त में सभी के द्वारा। तो जो राष्ट्रीय आय है ना, यह सबसे संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1912-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2012-13 में कितना था? ठीक है ना, तो जो 2012 में बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय थी ना, वो थी 68,757 रुपया। ठीक है ना, और इसका आंसर डी हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक भारत की राष्ट्रीय आय 1968 ईस्वी में कितना होने का अनुमान लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय 1968 में कितना होने का अनुमान लगाया था?
340 करोड़, 320 करोड़, 330 करोड़ और 335 करोड़। तो उस समय भारत का राष्ट्रीय आय 340 करोड़ अनुमान लगाए हुए थे। किसने? दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक में उन्होंने लिखा भी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, ठीक है ना। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी 1968 ईस्वी में ना, तो यह पुस्तक लिखी थी 1968 में, लेकिन उसके 1-2 साल पहले यानी कि 1866 ईस्वी में, ठीक है ना, 1868 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। और इसके पहले 1866 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने 1866 ईस्वी में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए हुए थे ये, ठीक है, इन्होंने लगाया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2013-14 में भारत का प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? तो 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय लगभग 80.338 रुपया थी, ठीक है ना, यानी कि 80,338 रुपया इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पाद एवं आय गणना की जो विधि है यह आर्थिक दृष्टिकोण से है। ए सहज, बी वैज्ञानिक, सी व्यवहारिक और डी इनमें से तीनों, ठीक है ना। तो उत्पाद एवं आय की जो गणना विधि है यह सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे और इसका सही आंसर होगा डी सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तीनों होगा।